फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब, अगर हम किसी को पूछे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को इसके बारे में सिर्फ ऐसा लगता है कि फाइनेंस, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए हमारे पास में, या एक रिच व्यक्ति होना चाहिए तो उसी का हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, वही व्यक्ति सिर्फ कैपेबल है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक हमारे माइंड में भ्रम है। आपको सिंपल वे में बताऊंगी, हमारे जिंदगी में बहुत से हमारे गोल्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो पीपीटी में देख रहे हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग हो गई, हमारे बच्चे की मैरिज प्लानिंग है, या हमारी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग। ये सब चीजों को अचीव करने के लिए हम जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में स्टेप लेते हैं, इसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैसों की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या कुछ भी स्टेप्स, जो भी हम करेक्ट स्टेप लेंगे, बस उसी स्टेप्स को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। सिंपल वे, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है जिंदगी के आपके जो कुछ भी इच्छाएं, जिसे गोल्स कहते हैं, उसे फुलफिल करने के लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं, बस हम उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर जो व्यक्ति अपना इनिशियल, उसने अपनी अर्निंग करना चालू किया और उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोफेशनल के साथ बैठ के प्लानिंग करनी चालू की, तो उसकी जिंदगी में सबसे पहले पता लगेगा उसको कि वो अपने कैसे मनी को मैनेज कर सकता है, उसका इनकम, उसका एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से व्यक्ति को पता लगता है कि उसकी जितनी भी आमदनी है, उसी आमदनी के हिसाब से उसे खर्च करने चाहिए। उसे एक बजट बना के दिया जाएगा उसके प्रोफेशनल एडवाइजर के थ्रू। इसके लिए हर व्यक्ति को एडवाइस किया जाता है कि उसका जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। माइंड से निकाल देना बहुत पैसा होगा तो ही हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बजट की बात की कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बजट कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत से लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कि मेरी सैलरी बहुत कम है, इस सैलरी में मैं कैसे अपना सेविंग्स करूं, कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, इंश्योरेंस कैसे लूं। तो आपने इस अगर बजट रूल को फॉलो कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इजी वे में हो जाएगी। पहला बजट रूल है 50-30-20 का। आपकी इनकम का 50% आपको आपके नीड्स पे खर्च करने चाहिए। आपके नीड्स क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, आपका बच्चे का एजुकेशन का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल। आमदनी का 50% आपके नीड्स पे खर्च होना ही चाहिए। बाकी बचता है 30%। अभी हमें लाइफ है तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि हमें हमारी फैमिली के साथ हमें एंजॉय करना चाहिए, फैमिली को लेकर कहीं ट्रिप पे जाना चाहिए, घर में कोई सहूलियत के लिए अच्छा सामान आना चाहिए। तो आपकी आमदनी का 30% आपके वांट्स पे खर्च होने चाहिए। ये सब चीजों को एस्पिरेशन, इच्छाएं बोलते हैं, जहाँ पे मैं मेरी आमदनी का 30% खर्च कर सकती हूँ। बाकी बचता है 20%। आपकी आमदनी का 20% आपने सेव करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 50,000 की इनकम है महीने की, तो आपने उसका 20% यानी कि 10,000 आपने सेव हर महीने करना ही है। ये बेसिक बजट रूल है जो इनिशियली अर्निंग करना चालू करता है। अगर किसी की आमदनी 50,000 से भी कम है तो भी उसके लिए यही बजट रूल एप्लीकेबल है। अगर आप 30% बॉन्ड्स की जगह 50%, 60%, 70% अपने इच्छाओं पे खर्च करोगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कभी बैठ नहीं पाएगी और बजट रूल भी बिगड़ जाएगा। हर लॉन्ग टर्म तक व्यक्ति कभी भी रिच नहीं हो पाएगा, अपनी इच्छाओं को, एस्पिरेशन को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये बजट रूल को हर किसी ने अप्लाई करना चाहिए इनिशियल लेवल पे जिन्होंने काम करना चालू किया है। नेक्स्ट है 40-20-40। ये बजट रूल उन लोगों के लिए है जो थोड़े स्टेबल है अपनी जिंदगी में, जिनकी एज के हिसाब से उनकी इनकम बढ़ी है, उनकी जिंदगी में कुछ कमिटमेंट्स आए हैं, जैसे उनकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, बच्चों की जो भी कमिटमेंट्स है, बच्चों का स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस। तो उन लोगों के लिए बजट रूल थोड़ा हमने चेंज किया है, 40-20-40। आपकी इनकम का 40% आपने नीड्स पे खर्च करना चाहिए। यहाँ पे हमने नीड्स को कम कर दिया है। अगर आप देखोगे पहले के पीपीटी में और इस पीपीटी में, आपके इनकम का 40% आप अपने नीड्स पे खर्च कीजिए। नीड्स आपको पता है क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे की स्कूल की फीस। बॉन्ड्स, 20% बॉन्ड्स पे खर्च करना है। अगेन आपका कमिटमेंट बढ़ गया, आपकी इनकम बढ़ गई है, लेकिन आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई,
तो इच्छाओं को थोड़ा कम करना है। आपका बॉन्ड्स 20% होना चाहिए। पहले के उसमें बॉन्ड्स ज्यादा था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे 20% कर दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे 40% सेविंग्स, यहाँ पे हमने सेविंग्स बढ़ा दी है। इनकम का 40% आपका सेव होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये बजट रूल किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? जिनका इनकम के हिसाब, एज के हिसाब से इनकम बढ़ती है, लाइफ में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कमिटमेंट्स बढ़ते हैं। सो 40-20-40 का बजट रूल है उन लोगों के। अभी हम इतना फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम गोल्स को प्लान करते हैं। गोल्स हमारे बच्चे की एजुकेशन हो गई, हमारे बच्चे की मैरिज हो गई, हमारे खुद की रिटायरमेंट हो गई, बस उसी को प्लानिंग को ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। लेकिन आप लोग के माइंड में आता होगा कि उसको अचीव करने के लिए कैसा स्टेप्स उठाना पड़ेगा, कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो चलो हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स क्या है। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स में सबसे पहले आता है इंश्योरेंस। यस, अगर आपका इनकम चालू हुआ है और आपने अपना इंश्योरेंस प्लानिंग नहीं किया है और डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट पे जंप होते हैं, और इन फ्यूचर कभी आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज आ गया, या किसी की अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये 3 सिनेरियो में आपकी इनकम स्टॉप हो सकती है। आपका जो भी बची हुई रकम है, जो आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है, आपको उसको टच करके आपको मेडिकल बिल्स या जो कुछ भी एक्सपेंस आएगा उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपका इंश्योरेंस पे फोकस करना है। ज्यादातर लोग जब अर्निंग करना चालू करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि इंश्योरेंस पे कितना फोकस्ड होना चाहिए। वो डायरेक्ट सोचते हैं कि अरे मैंने अर्निंग करना चालू किया है तो चलो मुझे अभी क्रिप्टोज में पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, स्टॉक्स में पैसा लगाना है, या इक्विटीज में जाना है। लेकिन ये अगला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर है, अर्निंग मेंबर यानी कि आपकी आमदनी है, आप सैलरीड है, आप घर चला रहे हैं, आपके आपके ऊपर आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, तो आपके पास सबसे पहले आपके एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि आपका टर्म प्लान होना चाहिए। कितना टर्म प्लान होना चाहिए? आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपने टर्म प्लान लेना है। अभी ये जो भी कैलकुलेशन है, ये आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम आने वाले दिनों में 1 to 1 आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आज हम बेसिक चीजें ही बात करेंगे। तो इंश्योरेंस प्लानिंग में सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर आपका टर्म प्लान होना चाहिए कि कल को आपकी अगर डेथ हो जाती है, अगर आप अर्निंग मेंबर है, तो आपकी इनकम स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी इंश्योरेंस वैल्यू है आपकी फैमिली को मिलेगा और उस पैसे से वो अपनी आगे की लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अगर हम पूछते हैं, मैंने नॉर्मली बहुत मतलब हम 10-12 सालों से इस इंडस्ट्री में, जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपका कितना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो अक्सर मुझे बोलते 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है। क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है? आप तो चले गए हो लेकिन आपकी फैमिली 2-3 लाख में सरवाइव कर सकती है? ये आपने माइंड में रखना है और उसी हिसाब से आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग करनी है। तो बेस आपका चालू होता है लाइफ इंश्योरेंस से। सेकंड आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आप सबको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी ये जो 2-3 सालों में कोविड का दौर गया था, उस समय हमने देखा था कि जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उनके बैंक बैलेंस अधिकतर खाली हो गए। जो हॉस्पिटलाइजेशन में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का खर्चा हुआ है, वो अगर उनके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होता, उनके पूरे फैमिली उसमें कवर होती, तो शायद उनको अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़ते, उनको ये कंपनी की तरफ से ये क्लेम मिलता। तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम उन लोगों को बोलते हैं लेने के लिए जो घर का अर्निंग मेंबर है। अगेन, आइदर आप सैलरीड हो, कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो, या आपका खुद का छोटा सा बिजनेस है, या जो कुछ भी आप अर्निंग कर रहे हो, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर इन केस एक्सीडेंट के थ्रू अगर आपका कभी टेम्पररी डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाना, पैर फ्रैक्चर हो जाना, आप टेम्पररी काम नहीं कभी कर पाओ, या फ्यूचर में परमानेंट कभी काम नहीं कर पाओ, तो आपका जो भी बॉडी में लॉस हुआ है
उस हिसाब से कंपनी आपको कंपेंसेशन देती है। ये पॉलिसी आपको आपकी इनकम के हिसाब से मिलता है। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग में लेफ्ट साइड में जो दिया गया है इंश्योरेंस प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग अगर आपने अपनी प्रॉपर कर रखी है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो आज का जो माहौल चल रहा है, हर एक चीज यूट्यूब पे, गूगल पे अवेयर है। आप सब भी हर एक चीज सर्च करते होगे, अगर आपको कोई भी कुछ भी चीजों की एडवाइस करता होगा। लेकिन इंश्योरेंस बनाने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट पे जंप करना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करें तो हर व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हम उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उन्हें एडवाइस करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले आपके पास एक खुद का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपकी जो भी महीने की सैलरी है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 महीने की सैलरी है, तो 6 महीने तक की आपकी मंथली सैलरी आपके पास लिक्विडिटी में होनी चाहिए। लिक्विडिटी यानी कि कभी भी आपको इमरजेंसी पड़े तो आपने आपकी सैलरी जो भी 6 महीने की बना के रखी हुई है आपके पास में, जहां से आप इमिडिएटली पैसा निकाल के यूज कर पाए, तो वो आपने सबसे पहले बनाना है। उसके बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। या तो क्या होता है कि इनिशियली लोग इन्वेस्टमेंट चालू तो कर देते हैं बहुत जोश होश में आके, लेकिन कभी उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो इन्वेस्टमेंट को ही घड़ी घड़ी टच करके वहां से पैसे निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति कभी भी अपने पैसे बना नहीं पाता है। वो जो भी जमा करता है 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में वो पैसे निकाल लेता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है तो 6 महीने की आपकी एटलीस्ट मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी आपने अपने लिक्विड फंड्स में रखनी है। आइदर आप अपने बैंक में रख सकते हो या आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में भी रख सकते हो, जहाँ पे तुरंत आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। अभी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। पहला है म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो हर कोई जानता ही है, इसको हम डीप में नहीं यहाँ पे बता रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली हर महीने थोड़ा पैसा जमा करके एक बड़ा रकम वहां से हासिल कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये आप बैंक के थ्रू चालू कर सकते हो। पेंशन प्लान है, ये पेंशन प्लान उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि मुझे मेरी रिटायरमेंट करने के समय मुझे मेरे बच्चों के आगे हाथ फैला के पैसा ना मांगना पड़े, या कल को मुझे मेरे बच्चे ने नहीं देखा तो क्या। तो उसके लिए आज से आपने इसकी प्लानिंग करनी है। आपके पास एक प्रॉपर पेंशन प्लान होना चाहिए। अगर आप सरकार को टैक्स भरते हो तो आपके पास टैक्स सेविंग स्कीम्स होनी चाहिए, जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड यानी कि आप फिजिकल गोल्ड से बेहतर है आप डिजिटल गोल्ड बाय करोगे तो वो ज्यादा आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा। तो ये सब टूल्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के। एक है इंश्योरेंस प्लानिंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये चित्र देख के माइंड में क्या आ रहा है हम सबके? यही आता है कि एक खाने की थाली है जिसमें हर प्रकार का खाना है। वेजिटेरियन फूड है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, मिल्क है, एग है, फिश है, फ्रूट्स है। ये नॉर्मली हर व्यक्ति को एडवाइजेबल है कि उसके खाने की थाली में इस प्रकार का अगर वो रोज खाना लेता है तो उसकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, बैलेंस मेंटेन रहेगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोटीन की ही सेवा करता है तो उससे क्या होगा? अगर मैं डेली बेसिस पे रोज चिकन, नॉन वेज या प्रोटीन वाला ही फूड खाऊं तो शायद मेरी किडनी खराब हो सकती है। इसके लिए एक डाइटिशियन, एक डॉक्टर हमेशा एडवाइस क्या करता है कि आपकी खाने की थाली में हर प्रकार का खाना होना चाहिए। उसी तरह हम इन्वेस्टमेंट्स में यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में, जैसे कि राइट साइड में दिखाया गया है, आपके पास हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे कंटेंजेंसी फंड के बारे में मैंने कहा, जो इमरजेंसी फंड होता है वो होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए, इक्विटी है, टैक्स सेविंग्स है, गोल्ड है, पीपीएफ है। ये सब पूरा इन्वेस्टमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतने होते हैं। ये आपका इनकम देख के, आपका बिहेवियर देख के, आपका गोल्स देख के कि आपको किस मकसद के लिए पैसे सेव करने एडवाइस किया जाता है। ये चित्र देख के हमें क्या पता लगता है?
कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, एक बास्केट के अंदर सारे अंडे एक ही साथ रखे हैं और शायद गलती में एक अंडे पे हाथ लगा, बास्केट नीचे गिरा, उसकी वजह से सारे अंडे नीचे गिर गए। हाँ जी। तो उसी तरह हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी होता है। अक्सर लोग ये अनजाने जाने में गलती कर देते हैं। बहुत से लोगों को हैबिट्स होती है कि सिर्फ वो एफडीज में ही पैसे रखते हैं। उनको इतना डर लगता है कि वो सोचते हैं कि बैंक बहुत सेफ है, सरकारी स्कीम्स है, तो मुझे मेरा पैसा पूरा एफडी में ही रखना चाहिए। या मुझे लगता है कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो मुझे सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही, इक्विटीज में पैसा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको, जैसे मैंने पिछले इसमें दिखाया ये वाले पीपीटी में, कि एसेट अलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा थोड़ा 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 हर जगह होना चाहिए। तो उसी को यह रिलेट करता है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट एक ही है, एफडी है या पूरा म्यूचुअल फंड में है, तो अगर कल को मार्केट क्रैश होता है या मार्केट नीचे आता है तो आपका सारा पैसा नीचे आता है। तो आपके पास थोड़ा एफडी होना चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, आपके ओल्ड एज के लिए थोड़ा पेंशन प्लान होना चाहिए, थोड़ा सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है, थोड़ा गोल्ड में पैसा रखना है। तो उसी तरह से ये एक फोटो के थ्रू जस्ट एक्सप्लेन किया गया है आप सबको। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पैटर्न, अभी इसका ये मतलब है कि नॉर्मली अगर हम लोगों को पूछते हैं कि क्या आपने आप कितना सेविंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अक्सर लोग यही मुझे आंसर देते आए हैं। ये सब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे पास एक एजेंट आया था या एक एडवाइजर आया था, उसने मुझे बोला इतना इतना पैसा भरो, इतना इतना पैसा मिलेगा। बस एक बैंक वाला व्यक्ति मुझे मिला, मैं बैंक में अकाउंट ओपन करने गया था, उन्होंने बोला कि इतना 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 पैसा भरो, इतना इतना पैसा मिलेगा। ये पहले चलता था जब हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप, वो लोग ये सब चीजें फॉलो करते थे कि उनको पता ही नहीं होता था कि गोल्स के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पे आपको काम करना चाहिए, तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्रॉपर आपके पास एक पेंशन प्लान होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है रिटायरमेंट का पैसा आपको ओल्ड एज में काम आएगा। तो आपने देखना है कि मुझे ऐसी जगह अपना पैसा निवेश या इन्वेस्ट नहीं करना है कि वहां पे कल को अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़े तो वहां से इमोशनली अपना पैसा खींचूं। नहीं, आपको आपका पैसा थोड़े समय के लिए लॉक करना पड़ेगा ताकि आप उसका रिटायरमेंट का बेनिफिट ले। तो सिंपल है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होना चाहिए ताकि आप उसका यूटिलाइजेशन गोल्स के हिसाब से ही करो। सेकेंड है कमिटेड गोल्स, डिसिप्लिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी बच्ची के लिए अगर कोई मैरिज प्लानिंग करनी है, स्पेशली हम इंडियंस हमेशा सोचते हैं कि हमारे कम्युनिटी के हिसाब से, मे बी आप जो कुछ भी कम्युनिटी के हैं, कि हम अगर मेरी इनकम कैपेसिटी जितनी भी है तो मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी है, स्पेशली डॉटर्स की, तो उसके लिए मैं अपना एक फंडिंग जमा करूं, जो आपको शुरू इनिशियल डेज से करना पड़ेगा, जो डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एडवाइजर से कनेक्ट होना है कि मुझे अगर मेरे बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग या मैरिज प्लानिंग करनी है तो मुझे किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत से लोग चिट फंड्स, बीसी में भी पैसा रखते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वे में नहीं होता, ये सब आप सबने अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है टैक्स सेविंग स्कीम्स। टैक्स सेविंग स्कीम्स उन लोगों के लिए आता है अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो तो आपके पास ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, एनपीएस है, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने ये आज का जो सेशन का पीपीटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर को समझ लिया या आपने कहीं पे लिख लिया, तो शायद आप खुद ही समझ जाओगे कि आज हम आपस में क्यों मिले हैं और मैं आप सबको क्या मैसेज देना चाहती हूँ। पहला है लिविंग टू लॉन्ग और डाइंग टू सून। अगर मैं बहुत लंबे समय तक जी गई या मैं बहुत जल्दी मेरी डेथ हो गई तो क्या? तो इसके लिए आपने प्रोविजन करना है। क्या आपने इसका प्लानिंग किया है? आज मेरी उम्र 40 साल है लेकिन मैं 90 साल तक जी गई, तो क्या मैंने उसके लिए कुछ प्लानिंग करके रखी है? 90 साल के लिए मेरी इनकम तो अभी 10-20 साल में अगर बंद हो जाती है, 90 साल तक मुझे उसकी प्लानिंग करनी है।
तो वो आपने ध्यान देना है कि उसके लिए क्या आपने प्लान किया है कि नहीं। डाइंग टू सुन, अगर आज मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा, तो उसके लिए क्या आपके पास प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान है कि नहीं, वो आपने ध्यान देना है। नो नीड टू कॉपी एनीवन। अक्सर हम इंडियन मेंटालिटी ये सेकंड ऑप्शंस को बहुत फॉलो करते हैं, हम हर किसी को कॉपी करते हैं। मेरे चाचा ने ये इन्वेस्टमेंट किया, मुझे भी वही वाला इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे दोस्त ने किया है तो मुझे भी उसी को कॉपी करके इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं, हर किसी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग हो सकता है, आपका एज अलग है, आपके जिंदगी के कमिटमेंट्स गोल्स कुछ अलग है, आपकी इनकम लेवल अलग है। तो ये सब चीजें आपने नहीं डिसाइड करनी है, इसके लिए आपके एक प्रोफेशनल को होना बहुत जरूरी है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल और योर रिस्क प्रोफाइल। जैसे कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि जो भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आपको मिलेगी वो आपके बिहेवियर, आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड होता है। आपका बिहेवियर कैसा है, क्या आप ज्यादा खर्चीले इंसान हैं? अगर आप ज्यादा खर्चीले इंसान है तो आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट बताएगा कि वहां पे आपकी शायद ये बुरी हैबिट कम हो जाएगी, आप पैसा कम खर्च करोगे। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या आप ज्यादा रिस्क उठा सकते हो, क्या आप ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के पैटर्न्स आपको बताए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, start investment at early age. This will help you to create huge corpus with less investment. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर जब लोग 25 से 26 साल में अर्निंग करना चालू करते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये अभी एंजॉय करने का समय है, शादी नहीं हुई है या अभी अभी जस्ट शादी हुई है, तो बेटर है हम रिलैक्स करके पैसों को एंजॉय करें, घूमे फिरे। नो, अगर आप जितना जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, जितना कम एज में, तो आपको कम रकम से आप बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। बस उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एट अर्ली एज। आप जितना जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस आप बना सकते हैं छोटे अमाउंट से। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 40 के बाद 50 में चालू करेंगे एंड 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आपको लगता है कि मेरी आमदनी बंद होने वाली है, मेरी रिटायरमेंट करनी है, तो आपको उस समय बड़ा बड़ा अमाउंट हर महीने हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस कॉर्पस को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है, टेक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस बिफोर यू गेट इल। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास लोग फोन करके कोटेशंस मांगते हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, पूरे परिवार के लिए चाहिए, मेरे खुद का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। 80-90% बहुत सीरियस होते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती है, परिवार के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जब बीमारी आ जाती है तब वो ढूंढते हैं कि कौन एडवाइजर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे, कौन मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देगा। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति इंश्योरेंस लेने जाता है तो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है जिसमें कंपनी लोडिंग लगाती है। सेकेंड, उनके चांसेस है रिजेक्शन होने के, कंपनी शायद उनको पॉलिसी नहीं भी दे सकती है। सेम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर किसी की बाईपास सर्जरी हो गई है या किस व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती ही नहीं है। तो अक्सर हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, आप जब भी आप हेल्दी है, एक्टिव है, आपका बॉडी माइंड सब कुछ चल रहा है, अर्निंग अच्छा कर रहे हो, तो ऐसे एज में ही आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी। डोंट गेट अट्रैक्ट विद डिस्काउंट और अ लेस प्रीमियम। आजकल ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आया है, पॉलिसी बाजार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सस्ते प्रीमियम्स दिखाए जाते हैं और बहुत से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली आज के जनरेशन के लोग, वो लोग क्या सोचते हैं कि एडवाइजर को ज्यादा प्रीमियम क्यों दूं मैं, तो मैं पॉलिसी बाजार से ही डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंटिंग में क्यों नहीं अपना हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लूं। लेने को कोई हर्जा नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि डिस्काउंटिंग के चक्कर में बहुत सी चीजें होती है जो आपको पता ही नहीं होती। जब भी क्लेम आता है, कल को अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके परिवार वालों को पता ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने ऑनलाइन पॉलिसी ली हुई है, तो जो पॉलिसी में भागम दौड़ करने की जो टाइम होता है, ऐसा कौन करता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ये सब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेते, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि ऐसे बुरे वक्त में
वो उस परिवार के साथ खड़ा रहे और क्लेम जब भी आए वो और उसकी टीम पूरे फैमिली को सपोर्ट करती है। तो इसके लिए वहां पे थोड़ा प्रीमियम ज्यादा आता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सब बेनिफिट्स नहीं है। वहां पे खुद को या उसके परिवार को भागम दौड़ करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, चाहते तो आप लिख सकते हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू अर्न। जरूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आमदनी बहुत कम है तो क्या करूं मैं। नीचे का देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मच यू सेव। अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेविंग्स। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो करोड़ रुपए कमाते थे लेकिन उन्होंने चकाचौंध लाइफ में कुछ पैसे नहीं बनाए, वृद्धाश्रम में उनकी डेथ हो गई। तो अर्निंग से इंपॉर्टेंट सेविंग्स है। आप सबने ध्यान देना है कि आपने कहीं नहीं सोचना है कि मेरी आमदनी बहुत कम है मैं कैसे पैसा सेव करूंगा। आपने बजट रूल जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था उस बजट रूल को फॉलो करके अपने माइंड में एक कमांड देना है कि सेविंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई अर्निंग। अगर ये बड़ी सोच आपके दिमाग में आ जाती है तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है।